अस्सलाम वालेकुम। 2019 की जाती हुई गर्मियों का वाक़या है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब की क़यादत में हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, अजमल जामी और ये खाकसार लाहौर के कोट लखपत जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिलने गए। जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में मुलाकातियों के लिए रखी हुई कुर्सियों में से एक पर नवाज शरीफ साहब बैठे थे और उनसे मिलने वाले 7-7, 8-8 लोगों के ग्रुप में उनके पास लाए जाते थे। शामी साहब तो इस मुलाकात में खामोश रहे, अलबत्ता अजमल जामी और मैंने एक एक सवाल किया जिसका मियाँ साहब ने मुख्तसर सा जवाब दिया। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग थे अपने कायद को खराब मुल्की हालात, बिगड़ती हुई मईशत और महंगाई के बारे में बता रहे थे। उन सब का ख्याल था कि मियाँ साहब की अवाम में हमायत बहुत बढ़ चुकी है। एक साहब ये भी बता रहे थे कि कैसे वो अपने सरकारी ओहदे की वजह से इमरान खान से मिले और उनके सामने टांग पर टांग रखकर बैठे। मुलाकात खत्म हुई तो पहले मुस्लिम लीग नून के लोग निकले और बाद में हम। रुखसत होते हुए हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने नवाज शरीफ साहब से कहा, मियाँ साहब, तारीखी मौका है आपके पास, आपको पेशकश भी हो तो कोई सौदेबाजी ना करिएगा, अब डट जाइएगा। मियाँ साहब ने कुछ कहा तो नहीं, अलबत्ता मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। उनके इस इशारे से हम समझे गोया उन्होंने न्याज़ी साहब की बात सुन भी ली, समझ भी ली और इस पर अमल करने का इंदिया भी दिया। इस मुलाकात के बाद सियासी वाक़यात ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने जलसों पर जलसे करना शुरू कर दिए और आखिरकार इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया। अक्टूबर 2019 में वो कई हजार लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। मैं भी उनका धरना कवर करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचा। मुझे एक दिन वहां रहना था और मेरी ख्वाहिश थी कि मौलाना से मुलाकात हो जाए। एक बार वक्त भी तय हो गया, लेकिन उनकी अचानक कोई खुफिया मुलाकात आन पड़ी और मैं लाहौर वापस आ गया। जब मैंने सुराग लगाया तो पता भी चल गया कि उनसे कौन कौन मिल रहा है, मगर आज भी नाम लेने की हिम्मत नहीं होती। मैं लाहौर वापस आ गया, लेकिन हजरत से जो जो मिलता रहा उसकी कुछ ना कुछ खबर मुझ तक भी पहुंची जाती। अभी मौलाना फजल रहमान का धरना खत्म नहीं हुआ था कि फिजा में नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने की सरगोशियां फैल गई। फिर जो कुछ हुआ वो तारीख है। नवाज शरीफ साहब कतर के जहाज में बैठकर लंदन सुधार गए और तादमे गुफ्तगू वहीं मुकीम है। अब एक दूसरा वाक़या सुनिए। 28 मार्च 2022 को उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान किया कि वो गैर मुल्की मरासला जो उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश का सबूत है, मुल्क के चंद बड़े सहाफ़ियों को दिखाया जाएगा। अगले दिन अरशद शरीफ शहीद समेत कई बड़े सहाफ़ियों के साथ मेरे जैसे अदना रिपोर्टर को भी वजीर आजम हाउस बुला लिया गया। उस दिन हमें जो कुछ पता चला उससे यह सामने दिखाई दे रहा था कि इमरान खान की हुकूमत अब दिनों की मेहमान है। असद उमर, बाबर अवान और परवेज खटक के चेहरे पर गहरा तफक्कुर था। कुछ के चेहरों से बाकायदा परेशानी टपक रही थी। बस इमरान खान थे जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। इत्तफाक से फैसल वाडा भी वजीर आजम हाउस में ही मौजूद थे और हुकूमत जाने की खबर दे रहे थे। उस दिन भी उनकी गुफ्तगू में वो तमाम इशारे मौजूद थे जो आज वो खोल खोल कर बयान करते हैं। खैर, वज़ीर आज़म से मुलाकात खत्म हुई तो मैं खिलाफ आदत उनके पास चला गया। पास जाने से मुराद यह कि इतना करीब चला गया कि हम दोनों सरगोशी में भी बात कर सकते थे। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आप हालात से लड़ सकेंगे? उन्होंने एक लम्हा तामुल किए बगैर वही कहा जो उससे पहले जलसों में भी कह चुके थे, और वो ये कि मैं भागने वाला नहीं, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकलते हुए मुझे दीगर सहाफ़ी दोस्तों ने पूछा कि तुमने वज़ीर आज़म से क्या पूछा था? मैंने अपना सवाल और वज़ीर आज़म का जवाब बता दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबकी नज़रों के सामने है। इमरान खान की हुकूमत चली गई, उन्हें गोली लग चुकी, कत्ल किए जाने का खतरा मंडला रहा है, उनकी नाअहली के मंसूबे बन रहे हैं और कैद कर दिए जाने के खदशात भी हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है, न किसी रायत के तलबगार है। तमाम मुश्किलात के बावजूद उनका पाकिस्तान में रहना हर चीज़ पर भारी पड़ रहा है। नवाज शरीफ साहब का मुल्क से चले जाना और इमरान खान का डटे रहना, एक का इलाज के लिए चले जाना, दूसरे का कत्ल होने से बाल बाल बचकर भी यही रहना, उनका महफूज फासले से सियासत करना और इनका लोगों के बीच में बैठ जाना। इतना बड़ा फर्क है जो पाकिस्तानी सियासियात पर उचटती हुई नजर भी डाले तो चुपता नहीं। शख्सियात, वाकयात और हालात का ये फर्क दूर करने की जिम्मेदारी अब मरियम नवाज पर आन पड़ी है। वो इमरान खान को अदालतों का लाडला होने का ताना देती हैं तो उनके वालिद माजिद को लंदन जाने की रियायत मिलना दुनिया की अदालती तारीख का अनोखा वाक़या है। वो कहती है इमरान खान को जमानतें मिल रही हैं, दुनिया कहती है उनके चचा जान और चचाजादों के मुकदमात जिस अंदाज में खत्म हुए हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। वो इल्जाम लगाती हैं इमरान खान को लाया गया, लोग उसके जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ देखकर हंस पड़ते हैं। वो अपनी पार्टी के रहबरों की गिरफ्तारियां याद दिलाती हैं तो इस पार्टी के कारकुन थोक के हिसाब से पकड़े जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग पंजाब में निगरान हुकूमत के बावजूद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ वाले जमानतों के लिए कचहरी बकचहरी ख्वार हो रहे हैं। वो झूठे मुकदमात का जिक्र करती हैं तो दूसरी तरफ हाल ये है कि जहां पुलिस को मुलजिम की समझ ना आ रही हो वहां एहतियातन इमरान खान का नाम FIR में डाल देती है। उनकी पार्टी अवामी हमायत की तलबगार है मगर इलेक्शन से गुरेजा है। वोट की इज्जत का तकाजा करती है मगर वोट से यूं खौफ खाती है जैसे कोई सांप से डरता है। अपने बयानिए से इतने बड़े बड़े तजादात दूर करने हों तो ये काम सिर्फ अबलागी मुहारत से नहीं हो सकता। इसके लिए ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक ज़रूरी है। और ज़मीनी हकीकत यह है कि इमरान खान 27 मार्च 2022 से लेकर आज तक जो कुछ कह रहे हैं वो हालात व वाक़यात की कड़ियाँ मिला देता है।
مریم نواز جو کچھ کہہ رہی ہیں اس میں ایک بیٹی کی اپنے والد سے محبت تو جھلکتی ہے، مگر حقیقت پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ حقیقت سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے اور ان کی پارٹی کے دیگر سینئر لوگوں کے پاس سوائے سخت زبان کے کچھ نہیں رہ گیا۔ حتیٰ کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جیسے تجربہ کار شخص نے بھی غیر ملکی میڈیا کے سامنے جو کچھ کہا اس کا ایک فقرہ بھی عمران خان کے نام کے بغیر مکمل نہیں تھا۔ اس پریس کانفرنس کا جو مجموعی تاثر بنا وہ یہ تھا کہ اس حکومت کے پاس عمران خان کی مخالفت کے سوا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ معیشت جسے درست کرنے کا دعویٰ کر کے یہ حکومت بنی تھی اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ خارجہ تعلقات جو اس کے بقول عمران خان نے برباد کر دیے تھے ان کی حالت یہ ہے کہ ہمارے دوست بھی IMF میں ہماری مدد نہیں کر رہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ گداگروں کے پاس حق انتخاب نہیں ہوتا، اب گداگری کر کے بھی خالی کشکول لیے پھر رہے ہیں۔ PDM نامی اس مجموعہ سیاست کاراں کی ہمدانی کی کلی تو ایسی کھلی ہے کہ اس کی نالائکی کی گواہی اس مجموعے کے سیکرٹری جنرل اور سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کراچی سے پشاور تک مجلسیں برپا کر کر کے دے رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا محاذ نہیں جس پر یہ حکومت ہار نہ مان چکے۔ سیاست امکانات کا تجزیہ کر کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اس کھیل میں اندازے کی غلطی مہلک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ مہلک غلطی اپریل 2022 میں کر چکی ہے۔ اس نے پارلیمنٹ میں لوٹا سازی میں اپنا حصہ ڈالا، اس نے اپنے بیانیے پر سمجھوتا کیا، اس کی تجربہ کاری کا بھرم پاش ہو گیا، رہی صحیح کسر الیکشن سے فرار نے پوری کر دی۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ ان لوگوں پر بھی زبانیں تان درہز کر رہی ہے جن کے توفیلے سے پہلے سہولیات میسر آئیں اور پھر حکومت ملی۔ اپنی ناکامی کا ملبہ ڈالنے کے لیے یہ کبھی عدلیہ کو ہدف بناتی ہے، کبھی گزرے ہوئے واقعات سے تسکین کشید کرنا چاہتی ہے۔ ذہنی انتشار اور پراگندگی کا شکار ہو چکی اس جماعت کو اب صرف مریم نواز کا سہارا ہے۔ یہ سہارا بھی کافی ہوتا، مگر اصل مصیبت یہ ہے کہ مقابلہ ووٹ کا ہے اور سامنے عمران خان ہے۔